This conference will now be recorded. Good afternoon to all the faculty members. We are just waiting for a few other faculties to join, then we'll start with the content. Just within next 2 minutes, we are starting with the content. So once again, a very good afternoon to all the faculty members. Now, today we are going to start with next topic, that is cloud computing. आज cloud computing के concept पे हम switch over करते हैं. Basically, this is a very important concept because जब हम बात करते हैं किसी भी servers की, for example, आप open करते हैं facebook.com, you open kanpuruniversity.org, any of the website, they all are on the cloud. अभी 2 दिन से सर आपको बता रहे थे कुछ डिजिटल मार्केटिंग का लेसन है आपको बताया, उसके पहले मूडल के बारे में आपको बताया, मींस एक प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताया कि कैसे हम ऑनलाइन टीचिंग को अपने प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म बने कहाँ पे हैं? वो जो आपने आईपी देखा था 3.6. जिस पे आप लोग लॉग इन करते हैं अपने असाइनमेंट्स के लिए, वो है कहाँ पर? So those are available somewhere at cloud level. वो क्लाउड पे हैं. तो आज हम उसी क्लाउड का स्ट्रक्चर देखते हैं, उस क्लाउड को किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है वो देखते हैं. तो पूरा लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियोस देखेंगे. हम Amazon क्लाउड की भी बात करेंगे और हम AWS क्लाउड की बात करेंगे और हम Azure क्लाउड की भी बात करेंगे. तो बेसिकली हमारे पास अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है क्लाउड के. गूगल खुद का प्लेटफॉर्म देता है गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट खुद का प्लेटफॉर्म देता है माइक्रोसॉफ्ट Azure, आपको Amazon खुद का देता है Amazon AWS क्लाउड, और सबसे बड़ा जो क्लाउड का प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली Amazon का है. ज्यादातर कंपनीज आज के टाइम पे Amazon क्लाउड को ही यूज कर रही है. राइट. तो चलिए मूव करते हैं. पहले ये समझते हैं क्लाउड है क्या, किस तरीके से वर्कआउट होती है, क्लाउड कैसे काम करता है. सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? So cloud computing is an on-demand delivery of compute power, database, storage, applications, and other IT resource through a cloud service platform via internet with pay-as-you-go pricing. So on-demand delivery means whatever required, जो भी आपको required है, वो basically आप वहां पर use करेंगे. जो भी कंप्यूट पावर आपको चाहिए, आपको पीसी नहीं चाहिए, आप पीसी में काम नहीं करना चाहते, आपको सीधे एक वेब पे अपना एक सर्वर डिप्लॉय करना है, आप उसी पे काम करना चाहते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं आप वहां पर कवर. सो आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी वहीं पे वर्क कर सकते हैं, सीधे आपने डिप्लॉय किया अपना पीसी वहां पर, जो आप
काम यहाँ पे कर रहे थे, सेम आपने डिप्लॉयमेंट वहां पे किया और आप उसका यूज कर रहे हैं। डेटाबेसेस है हमारे पास, कोई डेटाबेस हम वहां पर यूज कर पा रहे हैं। एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनी है तो किसी ना किसी क्लाउड पे बनी होगी, किसी ना किसी क्लाउड वेंडर के पास ही बनी होगी, राइट। अगर हम बात करते हैं कि आपको कुछ एक ऑटोमेट चीज मिलती है, मीन्स आपको मिलता है एक सीएमएस, जहां पर सिर्फ आपको लॉग इन करना है, अपना काम करना स्टार्ट कर देना है, वो भी कहीं ना कहीं क्लाउड भी देता है हमें। और आज हम ये पीपीटी आपको आपके पैनल पे, जो पैनल आपको 3.7 बताया था मैंने, उस पर अपलोड कर दूंगा। ये पीपीटी आपको वहीं से मिल जाएगी। So this PPT will be available for you to work on, to again watch this PPT if you want. So कुछ उस तरीके के पार्ट्स वगैरह, बट प्रॉब्लम क्या है, बस पे एज यू गो प्राइसिंग है, जितना यूज करेंगे उतना पैसा पे करना पड़ेगा। बट स्टिल दीज ऑल, अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए यूसेज देता है। आपको बेसिक वेबसाइट बना के रखना है अपना, आप 1 साल तक बिल्कुल बिना पैसे पे किए हुए आराम से चला सकते हैं। 1 रुपए आपको पे नहीं करना पड़ेगा और आप 1 साल तक अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं उसके ऊपर। 1 साल के बाद भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको फ्री मिलेंगी। एज और जैसे आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद आपको $200 की क्रेडिट देता है। वो $200 क्रेडिट जब तक आप फिनिश नहीं कर लेते, मतलब 1 साल में, या फिर $200 क्रेडिट फिनिश करने पर, तभी आपको वो चीज मिलेगी। तो इस तरीके से सभी क्लाउड्स आपको एक प्लेटफॉर्म के टाइम पे, रजिस्टर करते टाइम पे, आपको एक फ्री भी दे रहे हैं कि आप अपना यूज करके देख लीजिए, राइट। और इसके बाद फिर प्राइसिंग है। प्राइसिंग भी इतनी नॉर्मल है जितना अगर आप खुद का सर्वर सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने कॉलेज का खुद का सर्वर सेटअप करना पड़े तो इट इज गोइंग टू गिव मी अ ह्यूज कॉस्ट। पहले तो हमें पूरा सेटअप बिल्डअप करना पड़ेगा। एक सर्वर चाहिए हमें जो बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्वर होना चाहिए, राइट। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्वर लाने के लिए करीब हमें 10 लाख रुपए के आसपास एक्सपेंड करना पड़ेगा। 10 to 12 लाख रुपीज एटलीस्ट मान के चलते हैं, राइट। सो 10 to 12 लाख रुपीज पहले हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर एक लीज लाइन, एक ऐसी लाइन जो 24/7 इनेबल रहे, कभी डाउन ना हो, इंटरनेट की लाइन वो चाहिए होगी, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस कराएंगे उसको, तो वो चाहिए होगी आपको। 2 या 3 एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होंगे, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर 24 आवर्स काम नहीं कर सकता, 24/7। सो यू रिक्वायर समवन हु विल हैव अ ड्यूटी ऑफ 8 आवर्स, और 3 लोग आपको चाहिए होंगे जो हर टाइम उसको लॉक्स वगैरह को देखते रहे, कोई हिट तो नहीं आ रहा, कोई अटैक नहीं आ रहा है। एसी लगवानी पड़ेगी उसके लिए, पूरा लाइटिंग का सब कुछ होना चाहिए। तो करीब करीब मान चलिए ओपेक्स कॉस्ट अगर हम केपेक्स कॉस्ट की बात करते हैं, केपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टार्टअप की बात करते हैं तो यू हैव टू पे अराउंड 15 लाख 16 लाख रुपीज, और हर महीने की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 लाख रुपीज का आपका चार्जेस बने। 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स ही आप ले लीजिए, एटलीस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर को आप 40,000 तो मिनिमम देंगे ही देंगे। इससे कम एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल तो मिल जाएगा बट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिलेगा। तो 120 तो यही हो गया 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स का, प्लस एक लीज लाइन जो 24/7 अप रहे, उसके लिए एक बैकअप लाइन, उसकी कॉस्ट आप मान के चलिए 50,000 के आसपास आपको पड़ेगी महीने की। और इसके अलावा तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, मेंटेनेंस, गार्ड्स, ये सारी चीजें भी तो आपको देखनी पड़ेंगी। तो आप मान के चलिए 2.5 लाख रुपीज पर मंथ इज अ कॉस्ट। वही सेम कॉन्फ़िगरेशन, वही सब कुछ सेम अगर हम क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं तो वो चीज हमें जस्ट 20,000 से 30,000 40,000 मंथ में ही मिल जाती है। We just get it in 30 to 40,000 पर मंथ, सेम सब कुछ। हेडेक नहीं है कि हमारा सर्वर डाउन हो जाएगा तो हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां के सर्वर रूम में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। दैट काइंड ऑफ वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ हेडेक। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लाउड ने आकर के काफी यूजफुल कर दिया हमारे लिए। पहले क्या होता था, पहले कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो तुरंत उसको जाना पड़ता था अपने सर्वर पे। वंस आई विजिटेड, यही कानपुर में ही रूमा के पास एक पेंट की फैक्ट्री थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका नाम। आई विजिटेड देयर, तो वहां पे एक एडमिन था, और वो बड़ा, मतलब उस टाइम पे लग रहा था कि उसको पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल बाल वगैरह बिखरे हुए थे पूरे, और अच्छा खासा वो, मतलब बड़ा हरी अप लग रहा था। तो उससे पूछा गया कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई। तो उसने बताया कि 3 दिन से वो सोया नहीं है, बिकॉज एक लाइन डाउन पड़ी हुई है, और उसकी वजह से उसकी जो पूरे कंपनी की जो वेबसाइट वगैरह है वो डाउन पड़ी है, काम नहीं हो पा रहा है। 3 दिन हो गए, 72 आवर्स से वो सोया नहीं है।
उसको सब कुछ चेक करने का। तो वो टाइम तब था जब क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, 2008 के आसपास की बात है जो मैं बता रहा हूँ। एक क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट केम इन अराउंड 2010, था तो बहुत पुराना, बट एक्चुअली वी स्टार्ट हर्डिंग अबाउट इट इन 2010। हमने इसे 2010 से सुनना स्टार्ट किया कि कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग नाम की एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, और अब वो टर्मिनोलॉजी जब आएगी तो काफी ईज हो जाएगी हमारी वर्किंग की, और काफी ईज हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। और वही हुआ भी। आज के टाइम पे कोई भी आईटी आपको लोकल नहीं मिलेगा। इवन कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी लोकल नहीं है, हमने देखी थी ये चीज। तो वो कहीं ना कहीं क्लाउड पे किसी लोकेशन पे है। ठीक है, आईआईटी कानपुर या आईआईटी जैसे लोग भले ही अपनी वेबसाइट को लोकल रख सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ डेटा सेंटर। आईआईटी कानपुर में खुद का डेटा सेंटर है, एक नहीं 3 डेटा सेंटर्स हैं। जब उनके खुद के डेटा सेंटर्स हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जहां पर एक नॉर्मल कॉलेज है हमारा, इट्स अ कॉलेज जस्ट, वहां पे बनाना पॉसिबल नहीं। कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए पॉसिबल है कि वो बना सकता है अपना खुद का सर्वर हो, राइट, बिकॉज दे हैव स्पेस, दे हैव एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कहां से आया ये वर्ड? तो ये बहुत पुराना वर्ड है। मींस है क्या क्लाउड कंप्यूटिंग? एक्चुअली एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन जहां पे अपना डेटा स्टोर करते हैं। और ये तो 1950s 60s के आसपास से चला आ रहा है, जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, सेंट्रलाइज्ड, लोग सेव करते थे डेटा। और वही चीज आज के टाइम पे आप जीमेल यूज करते हैं, गूगल ड्राइव यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है? दिस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। जो आप सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यूज कर रहे हैं, वहां पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। आप यूट्यूब देख रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम्पल है, राइट। फिर 1960s में राइज ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग की बर्थ ऑफ आईटी सर्विस, यूनिक्स वगैरह 1960 से 70s के बीच में आया, 1969 के आसपास यूनिक्स लिनक्स लास्ट में। फिर विंडोज आया मार्केट में, फिर धीरे धीरे करके और ओएस आए, और फाइनली एक बर्थ ऑफ आईटी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई वहां से। 1990s की बात करें तो वहां पर भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की यूज आने लगा। कंपनीज कहीं रिमोटली बैठ के काम कराना चाहती थी लोगों को, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज होने लगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होते हैं? आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आपको मेरा सिस्टम एक्सेस करना है, आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ओवर इंटरनेट। .com रेवोल्यूशन आया 1998 के आसपास, गूगल आया। तो इस टाइप से बर्थ ऑफ आईटी इंडस्ट्री हैज बीन स्टार्टेड। 2000 ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा चीजें होने लगी। गूगल आ चुका था, जीमेल आ चुका था, मेलिंग सर्विसेज आ चुकी थी, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग, इंक्रीज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? एक सिस्टम पे हम 2, 3, 4, 5 ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, जितने चाहे उतने ओएस। सिर्फ आपके पास उतनी रैम, मेमोरी, दैट इज सिस्टम की हार्ड डिस्क, प्रोसेसर उसका कैपेबल होना चाहिए बस। मैं अपने सिस्टम पे खुद, जब मैं साइबर सिक्योरिटी के क्लासेस लेता हूं, तो आई जस्ट रन 3 सिस्टम्स। मेरा मेन तो चला, इसके अलावा 3 और सिस्टम चलाते हैं अंदर। एक विंडोज 10 या 7, एक काली लिनक्स, और एक सेंटोएस या फिर इस टाइप का कुछ चीज रन करनी पड़ती है। कई बार 3-3, 4-4 ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने पड़ते हैं। बस रैम आपकी केपेबल होनी चाहिए। वो आपके सिस्टम में 4 GB रैम है और आपके हम 2 सिस्टम और चलाएंगे तो नहीं कर सकते आप, राइट। सो दिस काइंड ऑफ environment came, or 2010 onwards we start hearing about this, that is about cloud computing terminology, जहां पे as a service, emergence of as a service has been brought, delivery of IaaS, PaaS, SaaS, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, network as a service, ये as a service वाली चीजें यहाँ पर start हुई। और यूटिलिटी मोबाइल कंप्यूटिंग मॉडल आया, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग मॉडल आया। तो सब 2010 ऑनवर्ड्स जब से बहुत ज्यादा बूम होने लगा आईटी का। 2009 में ही एंड्रॉइड आया, उससे पहले एंड्रॉइड नहीं था, तो इंटरनेट का यूसेज बहुत कम होता था। लोग नोकिया और सैमसंग से नोकिया पीसी सूट करते थे, उससे मोबाइल में कनेक्ट करके फाइनली वो डायल अप करते थे एस्ट्रिक करके, #99 एस्ट्रिक 99#। सैमसंग का पीसी सूट आता था, पूरा कनेक्ट करते थे और 2G नेटवर्क मिलता था। अब आज के टाइम पे तो फ्री नेटवर्क है एक तरीके से इंटरनेट की, अगर हम बात करें तो यहां से इमरजेंस हुई क्लाउड कंप्यूटिंग की। और आज के टाइम पे आई कैन से 98% ऑफ द इंफ्रा ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग।
Why use cloud computing? It reduce capex cost. capex होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो स्टार्टअप कॉस्ट होती है. तो केपेक्स ओपेक्स, केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर विच स्टार्टअप कॉस्ट. जब आपका स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क उस टाइम पे कितनी कॉस्टिंग, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया करीब 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए के आसपास आपकी कॉस्टिंग आती है, वो केपेक्स है. एंड उसके बाद आता है ऑन गोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओपेक्स. कितनी कॉस्टिंग ओपेक्स की हो सकती है, वो 2 से 2.5 लाख रुपए मैंने अभी आप लोग को काउंट कराया कि कैसे हो सकती है. सेकेंड, इनेबल्स योर एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर. कहीं से भी आप काम कर सकते हैं, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर. बिकॉज अब कुछ प्रॉब्लम हुई, रात में मेरे पास फोन आया, मैंने अपना मोबाइल उठाया, कनेक्ट किया, तुरंत हमने इसको रिजॉल्व कर दिया. मैनिपुलेट एंड कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन ऑनलाइन एट एनी टाइम. हम अपनी एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. सम बेनिफिट्स आर देयर, दैट इज हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. बहुत हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, राइट. तो सबसे बड़ा हमारे लिए यही है फंडा. जस्ट सो सबसे बड़ा एफिशिएंसी हमारे लिए कि हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है. रिलायबिलिटी है कि जो भी डेटा स्टोर हो रहा है क्लाउड पे, दैट विल बी रिलायबल, और वो हमारा हमेशा स्टोर रहेगा. गूगल से यूज क्यों करते हैं हम, गूगल मेल का यूज करते हैं, ड्राइव का यूज करते हैं, इसीलिए. कॉस्ट इफेक्टिव है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर ऑनलाइन करेंगे तो कितना आएगा और ऑफलाइन करेंगे तो कितना आएगा. सर्वर सेटअप, एप्लीकेशन यूटिलिटीज इंटरनेट पे है, दैट कैन बी यूज्ड. मैनिपुलेट एप्स ऑनलाइन, हम सारी एप्स को ऑनलाइन मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर नहीं होता. अभी ओएस के लिए हमें पूरा ओएस चाहिए, सब कुछ चाहिए, VMware चाहिए, these all things are we are requiring, बट यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सब कुछ क्लाउड पे, एवरीथिंग जस्ट यू हैव टू क्लिक क्लिक एंड डन. आई शो यू दिस. ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज हैं, जो भी चाहिए जस्ट डिमांड एंड इट विल बी डन. रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन नेटवर्क, नेटवर्क पे सारा रिसोर्स अवेलेबल है. ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स है. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज क्लाउड कंप्यूटिंग. हम इसकी हमेशा कोशिश करते हैं इसको यूज करने की. Some cloud services delivered over the internet. इंटरनेट पे कुछ क्लाउड सर्विसेज जो डिलीवर हो रही हैं, वो कौन सी हैं? तो ये तो बहुत कम एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा आज के टाइम पे हर एक चीज क्लाउड बेस्ड ही है. स्काइप है, हॉटमेल है, यूट्यूब, जीमेल, और नॉर्मली हम इन सब का यूज करते हैं. अब एक नॉर्मल वे में विल टॉक अबाउट कि क्लाउड कितने पार्ट में डिवाइड किया गया. एक्चुअली आपको क्या यूज करना है कि आपको पता होना चाहिए. 3 टाइप के यूजर्स होते हैं हमारे पास. एक वो होते हैं जिनको टेक्निकली पूरी नॉलेज है, दे नो हाउ टू सेटअप अ सर्वर. मींस उन्होंने नेटवर्किंग का पूरा वो कर रखे हैं, उनके पास सारे वो हैं, वो सर्वर को सेटअप करना जानते हैं, राइट. तो एक वो है. दूसरे वो है जिनको डेवलपमेंट बड़ा अच्छा आता है, वो PHP भी डेवलप कर लेते हैं, वो ASP.NET पे भी वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं, बट उनको सर्वर सेटअप नहीं आता. तीसरे होते हैं नोवाइस यूजर, जिनको ना तो सर्वर सेटअप करना आता है और ना ही PHP वगैरह कोई लैंग्वेज आती है. तो उन तीनों के लिए क्लाउड ने अपनी सर्विसेज दे रखी है. ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते क्लाउड में. ऑल द थ्री हैज सच काइंड ऑफ. तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं इसके. IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS, platform as a service, and SaaS, software as a service. IaaS is basically the whole hardware based. यहाँ पे सब कुछ आना चाहिए आपको. सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कितनी रैम लेनी है, कितनी हार्ड डिस्क लेनी है, कौन सा OS यूज करना है, you should know each and everything. You can manage your own cloud. You can work on manageable cloud is there. So caching, networking, security, system management, this everything you knows. So migrate to IT के लिए होता है. PaaS,
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिल्ड ऑन आईटी, आईटी में बनाने के लिए कुछ, ऐप डेव, डिसीजन सपोर्ट, वेब, स्ट्रीमिंग, these all are the ways where you can work on that. एंड SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यहाँ पर हमने देखे CRMs, कंपनीज के CRM होते हैं, या कॉलेज के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स होते हैं, या फिर स्टूडेंट के लिए एक पूरा पैनल बना के रखा होता है। तो बेसिकली क्या है, दैट आर द SaaS, जहां पे हम क्लाउड को अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे और वो उसके अकॉर्डिंगली डिप्लॉय करके हमें दे देगा। जीमेल, गूगल डॉक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं SaaS के, राइट। तो 3 टाइप के आपके क्लाउड्स ऑफर होते हैं यहाँ पर। और अगर हम बेस्ड ऑन द सर्विसेज की बात करें तो देयर आर आल्सो 3 टाइप ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। पब्लिक वो which can be accessed from anywhere and anyone can open it, like हम सब बैठे हुए हैं, अगर हमें क्लाउड यूज करना है, I'll use a public cloud, Azure, AWS, Google Cloud, these all are the public clouds. इनके प्राइवेट क्लाउड्स भी हैं। अब जीमेल काम करता है, जीमेल का डेटा या यूट्यूब का डेटा स्टोर होता है, तो क्या वो पब्लिक क्लाउड पे स्टोर कर देंगे, किसी को भी दे देंगे? तो उनके खुद के प्राइवेट क्लाउड्स भी हैं, जो सिर्फ होल एंड सोल दे आर फॉर द कंपनी इटसेल्फ, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता, इट इज ओनली फॉर द कंपनी। इसके अलावा आपका कम्युनिटी क्लाउड, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज के बीच में शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CSGMU, तो इससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर उनके बीच में हमें कोई डेटा शेयर कराना है और कोई ना उसको एक्सेस कर पाए, सिर्फ CSGMU एफिलेटेड कॉलेजेस, तो हमें कम्युनिटी क्लाउड लेंगे, उसमें सभी कॉलेजेस को अपना अपना अकाउंट बना के देंगे और वो उस पर एक्सेस करके उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेड टू वन कंपनी, दे आर एफिलेटेड टू वन ऑफ द यूनिवर्सिटी। So that is a hybrid cloud. So private, public and hybrid. Sorry, community, not hybrid. Private, public and community. Hybrid वो होता है जहां पर मिक्स होता है प्राइवेट एंड पब्लिक का कंसेप्ट, प्राइवेट भी होगा पब्लिक भी होगा, इट विल बी अ मिक्स अप। दैट इज अ हाइब्रिड क्लाउड। सो ये होगा टाइप्स ऑफ क्लाउड, ये उसी का एग्जांपल दिया हुआ है पूरा कि कैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, तो अमेज़न की अभी बात करते हैं, AWS की। आज के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूटिलिटी जो है वो अमेज़न है, यूजर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, इट्स इजी टू यूज, प्लस इफ वी आर अ नॉर्मल यूजर्स वी डोंट वांट टू पे एनीथिंग एंड वी वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट, वी कैन मेक अ वेबसाइट, हम अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं बिना किसी पैसे को पे किए हुए। स्टार्टिंग में रजिस्टर करते टाइम पे आपको अपना डेबिट कार्ड लगाना पड़ेगा और 2 रुपए कट करेगा वो 2 रुपए 3 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको बेफिक्र होकर यूज करिए, मान लीजिए आपका बिल भी कभी आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली कट नहीं करता जब तक आप खुद पे नहीं करते। आपको मेल भेजेगा, 2 3 4 बार मेल भेजेगा, आप नहीं पे करेंगे आपकी सर्विसेज बंद कर देगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू कट ऑटोमेटिकली द पेमेंट। ये इसका प्लस पॉइंट है, राइट। सो इसलिए, और सिर्फ ये दोनों चीज एक्सेप्ट करता है, डेबिट कार्ड भी और क्रेडिट कार्ड भी। वेराज अगर हम एज्योर की बात करते हैं, गूगल क्लाउड की बात करते हैं, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो प्रॉब्लम वहां पे अराइज होती है, बट ये आपका डेबिट कार्ड भी यूज करता है। इवन आप अपने SBI का डेबिट कार्ड बस वीजा और मास्टर होना चाहिए, मैस्ट्रो नहीं यूज करता, मैस्ट्रो तो वैसे भी आज के टाइम पे बंद हो चुका है। द कार्ड्स हैज बीन चेंज्ड विद मास्टर कार्ड्स, और कभी भी कट नहीं करेगा। लोगों के 45-45 हजार रुपए तक के बिल आ गए। हम समझाते हैं कि ये नहीं करना है, बट दे यूज्ड टू डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। कोई बड़ा सा इंस्टेंस बना के छोड़ दिया, 45,000 का बिल आ गया, कुछ नहीं करना था, कुछ दिन बाद उन्होंने मेल भेजी, बंद कर दिया, ठीक है बंद कर दीजिए, हमें नहीं करना यूज। तो सच काइंड थिंग एक्चुअली हैपन। सो अमेज़न का जो प्लेटफॉर्म है वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूजेबल प्लेटफॉर्म है, सबसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें कि इसके प्लेटफॉर्म में कितने मीन सर्वर्स एंड की या इसके रिसोर्सेज की बात करें तो इट इज 6x इनटू अदर्स। माइक्रोसॉफ्ट सेकंड नंबर पे आता है और माइक्रोसॉफ्ट का 6x है, ये मतलब 6 टाइम्स बिगर देन इसके पास जो रिसोर्सेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अपनी टर्मिनोलॉजी में बिगेस्ट है किस मामले में,
रीजन्स के मामले में कहां कहां पे उसके सर्वर्स हैं उसके मामले में बिगेस्ट है। 56 to 60 के आसपास रीजन्स हैं उसके, बट इसके रीजन्स कम है, सिर्फ 17 to 18 20 22 रीजन्स हैं, बट इसके पास सर्वर्स बहुत है और बहुत बड़ी कैपेसिटी है, इसलिए इसका ज्यादातर यूज लोग करते हैं। इसके सर्टिफिकेशन के लेवल्स हैं, खैर वो बात नहीं करते। ये है रिक्वायरमेंट, क्या करना होगा अगर आपको अपने क्लाउड पे वर्किंग स्टार्ट करनी है। So you have to register yourself on console.aws.amazon.com. You must have master, visa, debit card or credit card in order to register yourself. This will verify your account existence. सिर्फ आपके account existence के लिए verify करता है। ₹2 it will cut, and those will be automatically revert within 2 or 3 days. मतलब वो रुपए लेगा भी, ₹2 कट वापस कर देगा आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा, आपको एक या तो वो मैसेज करेगा या फिर कॉल, जो भी प्रोसेस आपको करना है, एक ओटीपी आएगा, आप उसको फिल कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए अपना प्लान, जो फ्री वाला होगा फ्री प्लान सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जिन लोगों को फ्री नहीं करना था, जिनको पता है कि हमें डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपर का प्लान सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए स्टार्टअप $100 लगता है, बट दे नो दे हैव टू वर्क फॉर कंपनी एंड दे हैव टू सेलेक्ट इट, तो सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप उसको बताइए कि आप किस लिए यूज कर रहे हैं क्लाउड को, तो सर्टिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सर्टिफिकेशन इज लाइक, अगर आपको ग्लोबली सर्टिफाई होना है इसमें, हर एक चीज की, लाइक एक्सेल का भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट देता है, इसी तरीके से इसके भी AWS के भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है, विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। आप कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे तो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। साइबर सिक्योरिटी का CH होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इसी काउंसिल प्रोवाइड करती है। माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का। तो इस तरीके से ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं। Yeah, you have to do the course of them and then give the examination and you will be certified. सभी का होता है, जितने भी हमारे टैब्लू का भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है, जितने भी कोर्सेज आपने पढ़े सभी की ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं। So let's talk about reason. Before that, I'll just show you what actually it looks like. और इसके अलावा मैं आपको वो भी बताऊंगा कि Azure पे कैसे काम करते हैं, Azure का इंटरफेस कैसा है। So I'll just go to console.aws.amazon.com. This is the website. Anywhere, any doubt, please ask to anyone. कहीं पर भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। Now here I have to give my username and password. और अगर आप न्यू यूजर है, आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, और फिर आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा। सिंस आई हैव ऑलरेडी अ यूजर ऑफ इट, सो पहले एक बार दिखा देता हूं मैं आपको क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट पे क्या आता है। These are the options which you have to start. So AWS accounts include 12 months of free tier access. Email, password, confirm password, and account name you have to give. After that, it is going to ask you about the details. आपकी डिटेल पूछेगा, तो पर्सनल प्रोफेशनल दो ऑप्शन आएंगे, आप प्रोफेशनल हटा के पर्सनल कर दीजिए अगर पर्सनल यूज के लिए करना है। प्रोफेशनल में आपसे कंपनी के बारे में पूछेगा, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, नेक्स्ट करिए। आपसे बोलेगा डेबिट क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए, आपको फिल करिए, नेक्स्ट, एंड नाउ इट्स गोइंग टू आस्क वेरीफाई यू एज अ ह्यूमन एंड फाइनली डन। तो हम करते हैं लॉगिन यहाँ पर। So I'm logging in with my account.
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे करंटली आई एम वर्किंग ऑन द रीजन मुंबई, और ये है सारे रीजन जहां जहां पे हम काम कर सकते हैं। तो नियर बाय रीजन अगर हम इंडिया की बात करें तो मुंबई है, तो इसलिए हमने मुंबई सेलेक्ट कर रखा है, बिकॉज अगर आप नियर बाय रीजन पे काम करेंगे, रीजन इज जस्ट अ लोकेशन। अगर हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, एशिया को बिलोंग करते हैं, तो आई सेलेक्ट माय नियर बाय रीजन एंड दैट इज मुंबई है। इसके अलावा कोई भी आपको एशिया का रीजन नहीं दिख रहा है। दे आर नाउ एडिंग हैदराबाद एज वन ऑफ द रीजन, बट अभी तक इन्होंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे हैदराबाद बहुत जल्दी आने वाला है, तो एक और रीजन इंडिया का ऐड होगा हैदराबाद, बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ मुंबई है। बाकी एशिया पैसिफिक में हांगकांग है, सियोल है, सिंगापुर है, सिडनी है, टोक्यो है। तो आपको कहां पे रखना है दैट डिपेंड्स। दीज ऑल आर द प्लेसेस, दीज आर रीजन्स। रीजन्स में होते हैं आपके अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, अवेलेबिलिटी जोन से बोला जाता है उन्हें। दे आर द डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स जो बेसिकली जहां पर सर्वर्स होते हैं, एक सर्वर नहीं, बंच ऑफ सर्वर्स, बंच ऑफ सर्वर्स, और वो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो डेटा सेंटर्स। लाइक अगर आप कभी आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर सेंटर जाएं, तो यू विल बी एबल टू सी कि वहां पर पूरे डेटा सेंटर्स पूरा बना हुआ है। उसकी कूलिंग जो होती है वो करीब 4 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मीन्स अगर आप अंदर जाएंगे तो गर्मियों के टाइम पे आपको सर्दी लगने लगती है। जब हमारे स्टूडेंट्स समर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, दे गो देयर, तो उन्हें गर्मियों में सर्दी लगने लगती है, उनको बाहर आना पड़ता है वहां छोड़कर, जब दे जस्ट यूज्ड टू गो देयर। तो इस टाइप की चीजें हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को हमें यूज करना होता है। देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज व्हिच आर देयर। अभी फिलहाल हम काम करेंगे EC2 पे, इलास्टिक कंप्यूट। ये होता है सर्वर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो अभी मेरे 2 सर्वर्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। सिंस क्योंकि आई यूज्ड टू टेक क्लास, साइबर सिक्योरिटी क्लास में इन्हीं सर्वर्स पे अटैक करा के लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 सर्वर्स मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड है, उनके एक पर्टिकुलर आईपीज है। तो चलिए इस पे बाद में आते हैं, फिलहाल मैं थोड़ा सा पीपीटी पे फिर से आ जाते हैं। So what is region and what is an AZ? A region is a geographical area and each consists of 2 or more availability zone. Availability zone मैंने बताया आपको क्या होता है, simply data centers। एक हॉल साइज रूम, इतना ही बड़ा, जितने बड़े रूम में हम लोग बैठे हैं, कुछ इतना ही बड़ा रूम, और उसमें रैक्स लगे होंगे, कंप्यूटर्स लगे होंगे, कूलिंग होगी वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होगा, भले वो सर्दी का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो। 4 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड दे हैव टू मेंटेन, अदरवाइज इतनी हीट फेंकते हैं कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर्स, कि वो क्रैश हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। इवन क्रैश ना बोले कि बर्न बोलेंगे। तो वो डेटा सेंटर्स हैं सिंपली, और कुछ नहीं। तो 17 रीजन, अब तो और भी बढ़ गए हैं, अराउंड 20 के आसपास रीजन हो चुके हैं, अभी कुछ ऐड नहीं किए गए। एंड 48 अवेलेबिलिटी जोन्स अराउंड, मींस 48 डेटा सेंटर्स। और ये है कुछ नेम्स, जिसमें से यूएस, एशिया पैसिफिक, AP साउथ 1, ये आता है नेम। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, और अब देखते हैं एक्चुअली में EC2 क्या है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इट इज, इट्स जस्ट लाइक अ सर्वर। एक सर्वर हमें क्रिएट करना है जहां पे हम अपने पेजेस अपलोड करना है। आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ा, राठौर सर ने आप लोगों को बताया कि एक कैसे हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म को आप चाहें तो इस पर्टिकुलर क्लाउड पे डाल करके 1 साल के लिए फ्री यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको जाकर के अभी मैं दिखाता हूं कैसे कॉन्फ़िगर, उसको तो पूरा कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, आई जस्ट पुट अ नॉर्मल पेज। बाकी आप जाकर के उसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, और आप वो इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं उसे। So Amazon EC2 is a web service that provides secure resizable compute capacity in the cloud. एक resizable compute capacity जिसको आप जब चाहे तब इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग।
When you require, you can increase the capacity. If you require, you can decrease the capacity. Right? It is designed to make web scale cloud computing easier for developer. And EC2 का बिल्कुल सिंपल सा वेब इंटरफेस है. नेक्स्ट वाला काम है जो हमें पसंद आता है. बस ध्यान देना है कि वहां पे एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है और कैसे हम उसे कर रहे हैं. Right? So it's just a next work we have to do and a server will be created. तो आज हम विंडोज बेस भी क्रिएट करेंगे सर्वर एक, और एक लिनक्स बेस भी सर्वर क्रिएट करेंगे. उसे एक्सेस करके देखेंगे, उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और मैं आप लोगों को एक आईपी बताऊंगा. वो आईपी जो अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप कहीं पर भी डालेंगे, तो आप सभी लोग रिमोटली बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, जब आप उसको डाल के देखेंगे तो वो पेज जो हमने यहाँ डिप्लॉय किया है वही पेज आपके सिस्टम पे खुल रहा होगा. तो एक वर्ल्ड वाइड वेब का सिनेरियो पूरा हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर. So it reduces the time required to obtain and boot new servers. कभी अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने भी कभी कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन किया हो या कभी करवाया हो, तो आपने देखा हो करीब 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स ले जाते हैं वो आराम से. बट यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट, 2 minutes आर रिक्वायर्ड टू अप अ सिस्टम. एंड 2 मिनट में वो मैगी वाला नहीं बोल रहा कि बोलते 2 मिनट है और बनती बहुत टाइम. दिस इज एक्चुअली अ 2 मिनट, और उससे कम लेगा. मैं अभी आपको दिखाऊंगा up on it. So it reduces the time required to obtain the boot new server instance to minutes, allowing you to quickly scale capacity up and down. आप up and down जब चाहे तब कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. तो पे वही करना है अकॉर्डिंग टू योर. बस हम फ्री टियर सेलेक्ट करेंगे तो फ्री आएगा. अगर हमने कोई पैसे वाले इंस्टेंस सेलेक्ट कर लिया तो वो आपको पे करने पड़ेंगे. तो कुछ परचेजिंग ऑप्शंस भी हैं हमारे पास इंस्टेंस के. वी हैव ऑन डिमांड इंस्टेंसेस जिनको हमें आर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, और यही फ्री मिलते हैं हमें. 750 आवर्स वी आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. 750 आवर्स आप रन कर सकते हैं एक महीने के अंदर. और अगर 1 मंथ में अगर 24/7 हम काउंट करें, तो 24/30 काउंट करें तो वो करीब 674 के आसपास करीब जाता है. मतलब नहीं, 700 कुछ के आसपास जाता है. एग्जैक्टली देख लीजिए आप. अगर हम इसको चेक करते हैं, 31 into 24 744 होते हैं, और 750 आवर्स आपको फ्री मिलता है. तो कभी भी इससे ऊपर जाना ही नहीं है अगर 24/7 भी ऑन रखते हैं. बट 750 क्यों देते हैं? बिकॉज मान लीजिए आपने सिस्टम अभी अप किया एक इंस्टेंस, और 2 मिनट बाद आपको रिबूट करना है. उसको ऑफ किया आपने, जैसे ही ऑफ किया वो 1 घंटा काउंट हो गया. वो 2 मिनट भी 1 घंटे काउंट हो गए, 2 मिनट काउंट नहीं हो. इसलिए कई बार शट डाउन करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो वो 6 आवर्स इसीलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आप फ्री टियर पूरा यूज कर सकें इसको. राइट? अगर आपने 1 घंटे 1 मिनट यूज किया, मतलब आपने 2 घंटे यूज कर लिया. शट डाउन कर दिया तो अगर 1 घंटे 1 मिनट यूज करो, कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, तो फिर वैसा ही लेगा. अदरवाइज अगर आप 1 घंटे कुछ मिनट भी यूज कर रहे हैं और आपने शट डाउन कर दिया, तो आपका वो 2 आवर्स काउंट होगा. दूसरा था रिजर्व इंस्टेंस. ये वो लोग परचेज करते हैं जिन्हें पता है कि उन्हें 1 साल तक या 3 साल तक अपनी वेबसाइट रन करनी ही करनी है. दे कांट स्टॉप द वेबसाइट. राइट? सो दोस टेक्स अ रिजर्व्ड इंस्टेंस. ये पर्टिकुलर डिस्काउंट पे मिलता है कि आपको इतने % डिस्काउंट पे मिलेगा, आपको 70% डिस्काउंट पे मिलेगा. आपको ये पे करना पड़ेगा पूरे साल का. आप ऑन रखिए ऑफ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पे तो आपको करना ही है उतना, और ये फिक्स्ड आपके लिए हो जाएंगे. स्पॉट इंस्टेंस, अभी मुझे बहुत हाई पावर इंस्टेंस की जरूरत है, और अगर मैं ऑन डिमांड बनाता हूं तो बड़ा महंगा पड़ेगा. 1 घंटे का हमें करीब करीब $10 के आसपास पे करना पड़ेगा, या $5 के आसपास पे करना पड़ेगा. हम स्पॉट इंस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं. हम चेक करेंगे क्या अवेलेबिलिटी है. अगर है तो वो हमें बहुत कम रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे दे देगा, जो फ्रीली अवेलेबल होंगे वहां पर. बट इसका कंसेप्ट ये कि उसको जब जरूरत होगी तो ऑटोमेटिकली आपसे ले भी लेगा. तो 1-2 घंटे के लिए जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका यूज मत करिए. एंड डेडिकेटेड होते हैं. द रैम, हार्ड डिस्क, एवरीथिंग इज डेडिकेटेड फॉर योर इंस्टेंस. अभी तो शेयर्ड वे में चल रहा है ना सब कुछ. 1 TB की हार्ड डिस्क लगा रखी है, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही सिर्फ यूज कर रहे होंगे, वहां पे 50 और लोग हैं जो कनेक्ट है उसी से, वो भी यूज कर रहे हैं. तो डेडिकेटेड इंस्टेंस. ये आपके इंस्टेंस मतलब होता है मशीन, वर्चुअल मशीन. में फिर से बता दूं, जो हम एक ओएस या मशीन वहां पे बूट करेंगे, जो पीसी वहां पे बूट करेंगे, दैट विल बी अ इंस्टेंस. यहाँ पर उसे इंस्टेंस के नाम से जानते हैं. तो चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं कुछ. तो यहाँ पर देख सकते हैं दो मैंने ऑलरेडी एक ओएस बना रखे हैं. मैं फिर से एक बार जाता हूँ, सर्विसेज पे जाना है आपको, और यहाँ पे पहला ऑप्शन कंप्यूट में EC2 आता है, वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड.
EC2 इस पे गए, यहाँ पर इंस्टेंसेस रनिंग 2 दिखा रहा है, इस पे गए, ये 2 इंस्टेंस ऑलरेडी रन हो रहे हैं मेरे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा विंडोज का इंस्टेंस है और इस इंस्टेंस का ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो उस दिन मैंने पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट बताया था जब मैंने नेटवर्किंग बताई थी। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होते हैं जो ग्लोबल वर्ल्ड पे कम्युनिकेट करते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस वो होते हैं सिर्फ जो लोकल लैंड पे काम करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही है, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। तो प्राइवेट से आप ओपन नहीं कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू ओपन विद पब्लिक आईपी एड्रेस। तो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस, आई कॉपी दिस एड्रेस और नेक्स्ट टैब में इसको ओपन करते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसको ओपन करके देखें, आपको ये लॉगिन मूवी स्कोप की वेबसाइट मिलेगी। इफ यू ओपन इन योर मोबाइल, द आईपी इज 13.233.29.252। ये है आईपी। अगर आप इसको मोबाइल के ब्राउजर पे डालें तो आपको ये सेम वेबसाइट मिलेगी जो मैंने लॉन्च कर रखी है अपने क्लाउड पे। तो कुछ ये वेबसाइट आपको मिलेगी यहाँ पर। बिकॉज ये एक ग्लोबल आईपी है और मैंने क्लाउड, मैं बता रहा हूँ, आई टेक ऑनलाइन बैचेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन्हीं वेबसाइट्स पे काम करते हैं, अटैक करने के लिए और डेटाबेस फेच करने के लिए इन्हीं वेबसाइट्स पे काम करते हैं जो मैंने बना रखी है। नाउ आई गो टू अगेन दिस, और अब खुद का एक आप लोगों के लिए एक सर्वर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो आई स्विच द लोकेशन, मुंबई पे नहीं चलते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे सिंगापुर पे। आई गो टू एशिया पैसिफिक सिंगापुर, और जो इंस्टेंस मैंने मुंबई पे बनाया वो सिंगापुर पे नहीं दिखेंगे आपको, वो सिर्फ मुंबई में दिखेंगे। तो कई बार आप लोकेशन चेंज करेंगे तो आप कहेंगे मेरा इंस्टेंस कहाँ चले गए, तो आपका इंस्टेंस वो मुंबई में रह गए, अब आप सिंगापुर आ चुके हैं। So here you can see no instance are there, यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस नहीं है, राइट। सो वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंस्टेंस हियर। चलिए क्रिएट करते हैं इंस्टेंस। आई क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है। अब ये आपको देखा AMI, AMI क्या होता है? AMI stands for Amazon Machine Image. Amazon Machine Image is just like the DVD जो आप गेट करते हैं, और वो DVD जो आप जिससे इंस्टॉलेशन करते हैं, ISO इमेज जिससे आप इंस्टॉलेशन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे Amazon AMI होता है, Amazon मशीन इमेज। और अब तो देखिए इन्होंने मैक OS भी देना स्टार्ट कर दिया है। ये पहले मैक OS नहीं हुआ करता था, बट फ्री टायर एलिजिबल नहीं है, दिस इज अ पेड वन। जहां पे लिखा हुआ है फ्री टायर एलिजिबल, बेसिकली आपको वही सेलेक्ट करना है। और आप चाहते हैं सिर्फ फ्री टायर दिखाए तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फ्री टायर ओनली, फिर विल ओनली गिव यू फ्री टायर। कुछ आपकी खुद की EMI हो सकती है जो आपने बना रखी है, मैंने कोई भी नहीं बना रखी है। आप मार्केट प्लेस पे सर्च कर सकते हैं EMI, तो जो भी आपको चाहिए यू कैन जस्ट गो फॉर। क्विक स्टार्ट पे चलते हैं फिर से। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको विंडोज 10 करना है, टाइप हियर विंडोज 10, नहीं है इसमें, बट मार्केट प्लेसेस में है। आई गो टू मार्केट प्लेस, ये है IIS on विंडोज 10, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सर्वर्स हैं तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट, यू कैन जस्ट चेक कि कौन कौन से हैं यहाँ पर सर्वर्स। आई जस्ट गो बैक और इसको हटा देते हैं। क्विक एंड फ्री टियर मैं यहाँ पे चूज करूंगा रेड हैट लिनक्स एंटरप्राइज 8। बाकी आपको जो भी लगता है आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई जस्ट सेलेक्ट द रेड हैट एंटरप्राइज 8, सेलेक्ट। किस टाइप का इंस्टेंस आपको यहाँ पे देना है? आप नैनो, स्मॉल, मीडियम, ये साइज। कई बार हमें अपनी फंक्शनैलिटी पे डिपेंडेंट होता है। अब जिस पैनल पे आप लोग अपना असाइनमेंट वगैरह चेक करते हैं, जिस पैनल को मैंने आपको असाइनमेंट वगैरह के लिए बताया था, जितनी क्लासेस मैंने ली सभी के असाइनमेंट वहां पे आपको मिले होंगे। और आज ये PPT जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको वहीं मिल जाएगी। यू कैन जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड दिस PPT।
तो वो जो आपका पैनल है वहां पे इतने लोग लॉगिन करते हैं, क्या उसको हम 1 GB रैम पे चला सकते हैं? नहीं रन हो पाया, अब खुलेगा ही नहीं पैनल। बट नॉर्मल यूजर्स जो हमें सिर्फ 2 4 5 यूजर कनेक्ट करना है तो हम 1 GB पे भी रन कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना होगा खुद। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कितने सीपीयू, नैनो में 1 सीपीयू और 0.5 GB रैम मिल रही है। माइक्रो जो फ्री टाइम एलिजिबल है इसमें आपको 1 सीपीयू 1 रैम मिल रही है 1 GB। इसके अलावा देखिए बहुत सारे, we also have 96 core of CPU and 192 GB RAM, बट इसकी कॉस्टिंग भी फिर उसी के अकॉर्डिंगली होगी। सो उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज देखनी है, डू नॉट गो फॉर एनी ऑफ दिस, जस्ट गो फॉर फ्री टाइम एलिजिबल, क्योंकि अभी आप सिर्फ अपने पढ़ने के लिए और अपने यूसेज के लिए यूज कर रहे हैं, तो फ्री टाइम एलिजिबल विल बी देयर। मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे। नाउ आई गो टू नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल। ये है ऑप्शंस। नंबर ऑफ इंस्टेंस आपको कितने चाहिए, कितने सर्वर्स चाहिए आपको? मुझे अभी सिर्फ एक सर्वर चाहिए। परचेजिंग ऑप्शन स्टॉक स्पॉट अवेलेबल है, बट नहीं करना है हमें ऐसा कुछ। नेटवर्क वगैरह असाइन आईपी एड्रेस डिफॉल्ट है, सब कुछ डिफॉल्ट पे, लेट इट बी ऑन डिफॉल्ट, आई विल नॉट चेंज एनीथिंग हियर, लेट इट बी ऑन डिफॉल्ट। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज, बाय डिफॉल्ट 10 GB दे रहा है। देखिए 30 GB फ्री मिलता है आपको। 30 GB ऑफ स्टोरेज यू कैन यूज फॉर वन पर मंथ फॉर 1 वीक फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके ऊपर यूज करने का आपको पे करना पड़ेगा। मेरी 2 मशीन है, मैं 40 GB यूज करता हूँ, मुझे पे करना पड़ता है 100 रुपीज करीब पर मंथ। 100 रुपीज के आसपास पर मंथ आता है, वो मुझे पे करना पड़ता है, बट मुझे वो यूज करना है बिकॉज हर बार अगर उसमें मशीन से हमें करवाना है काम तो हमें यूज करना है। तो आप चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, तो चाहे तो वही रख सकते हैं, जस्ट टेक 10 GB। नेक्स्ट ऐड टैक्स। टैक्स क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन। बिलिंग आ रही है तो किसकी बिलिंग आ रही है, तो अगर टैग दे रखा है तो इट विल बी आइडेंटिफाइड कि एग्जैक्टली इस इंस्टेंस की बिलिंग आ रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सिक्योरिटी ग्रुप। यह है फायरवॉल। कौन सा पोर्ट अलाउ करना है, कौन सा पोर्ट आपको नहीं अलाउ करना है। तो अभी इस सर्वर को हम एज अ वेब सर्वर यूज करने जा रहे हैं, तो आई प्रिफर दैट वी शुड यूज 80 नंबर पोर्ट हियर एज अलाउड, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था कुछ कॉमन पोर्ट्स आपको, तो उसमें हमने 80 नंबर पोर्ट बताया था HTTP का, राइट। तो यहाँ पर मैं 2020 तो कनेक्टिविटी के लिए वो रखना ही रखना है, इसके अलावा ऐड रूल करना है, और यहाँ पर HTTP लिख के आ रहा होगा, ये इसका पोर्ट भी अलाउ कर लेते हैं। कहाँ से अलाउ करना है? कस्टम एनीवेयर माई आईपी, तो माई आईपी करेंगे सिर्फ मेरे आईपी से अलाउड हो, इसके अलावा आप लोग ओपन नहीं कर पाएंगे उसे। एनीवेयर कहीं से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड, IPv6 हो IPv4 हो, डोंट नीड टू वरी, कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। तो एनीवेयर आई सेलेक्ट, रिव्यू एंड लॉन्च, एंड फाइनली लॉन्च। अब अगर इतना इजी वे में आपको कनेक्टिविटी दे देगा तो फिर कोई भी आपकी मशीन को कनेक्ट कर पाएगा। तो एक सिक्योरिटी आती है यहाँ पर, हियर यू हैव टू मेक अ की। एक आपको की बनानी पड़ेगी और उस की के बिहाफ पे ही आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने सर्वर को, और वो की सिर्फ आपके सिस्टम पे होगी, तो और कोई से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू की पेयर, और यहां देखते हैं हम CSJMU, मैंने नाम दिया CSJMU। डाउनलोड की पेयर, सेव at downloads, let it be save, एंड नाउ अब इनेबल हो जाएगा लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन, इससे पहले इनेबल नहीं था। So it has been launched. I'll just go to this ID जो लिखी थी वहां पर, बैक आ जाता हूं फिर से। अब ये तो यहां आ जाएगा, चलिए कोई नहीं, हम फिर से आ जाते हैं अपने EC2 पे, और यहां पर जाके हम चेक कर लेते हैं हमारा इंस्टेंस वो लॉन्च हो रहा होगा। तो अभी अभी जस्ट लॉन्च किया है, 2 मिनट भी नहीं लूंगा मैं आपके, और उसको कनेक्ट कर लूंगा। देखिए एक रनिंग आ रहा है, क्योंकि हम तो स्विच कर चुके ना सिंगापुर पे, मुंबई में 2 है और यहाँ पर 1। इस पे क्लिक करते हैं और यहां देखते हैं, तो ये देखिए मुझे एक IP दिखा रहा है, अभी ये रनिंग पोजीशन पे आ चुका है।
अभी इनिशियलाइजिंग स्टेटस है इसका, ये मुझे आईपी दिखा रहा है, कॉपी द आईपी, आई गो टू रन cmd। अब जितने भी विंडोज 10 के सिस्टम आ चुके हैं उसमें बाय डिफॉल्ट सिक्योर्ड सॉकेट सिक्योर्ड शेल SSH ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होके आता है। नहीं होता तो हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता, पुटी का यूज करते थे कनेक्ट करने के लिए। लिनक्स का इंस्टेंस लॉन्च किया है और इसको कनेक्ट करने के लिए SSH की जरूरत पड़ती है। तो आई गो टू माय डाउनलोड्स, SSH-i, डबल कोट्स में कौन सी की दी थी हमने, csgme.pem, ये की थी हमारी। ec2-user@ip, SSH-i csgmu.pem डबल कोट्स में रखना है एंड स्पेस ec2-user। ec2-user क्या होता है, ये यूजर है जो यहां से जिससे हम कनेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट बन के आता है। अगर उबुंटू बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल किया होता तो उबुंटू लिखना पड़ता है यहाँ, एंड @ उसका आईपी। SSH होता है सिक्योर्ड शेल, जो सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए किसी रिमोट सर्वर को हम यूज करते हैं। इट्स आस्क फॉर दिस, यस। और देखिए मेरे ख्याल से भी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे लॉन्च किए हुए, एंड आई एम कनेक्टेड टू माय सर्वर। आई एम कनेक्टेड टू माय सर्वर, दिस इज अ कमांड व्हिच आई नीड टू यूज दैट। उस पाथ पे पहले आपको जाना होगा जहां पे की डाउनलोड की है आपने, अदरवाइज आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा की का, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। Now let's do, अब कुछ कमांड्स रन कर रहा हूं, ये लिनक्स बेस्ड कमांड्स हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल एक वेब सर्वर लॉन्च करूंगा, sudo su-, this command change from normal user to root user, मतलब एडमिन प्रिविलेज। जैसे हम लोग नॉर्मल यूजर से एक लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम पे, होता है एडमिन यूजर जो सब कुछ भी इंस्टॉल कर सके, तो हमने यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर लिया। इसके लिए कमांड थी यहाँ पे sudo स्पेस su स्पेस -, और अब लिखेंगे एक कमांड yum। yum का वर्क क्या होता है, जिस तरीके से विंडोज में हमारे पास एक exe फाइल होती है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं, वैसे यहाँ पर yum के थ्रू इंस्टॉलेशन होता है लिनक्स में। तो हम 2 पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, एक wget और एक httpd। wget टू डाउनलोड एनीथिंग, और httpd बेसिकली किस लिए, क्योंकि आपको अपना वेब सर्वर बनाना है यहाँ पे, तो वेब सर्वर के लिए। अभी इंस्टॉल करेगा इसे। And now all the packages has been installed. पैकेज हो गए इंस्टॉल। चलते हैं cd/var www.html, ये डायरेक्टरी होती है। तो cd कमांड तो विंडोज कमांड लाइन पे भी यूज करते हैं हम डायरेक्टरी में स्विच करने के लिए, तो हम इस डायरेक्टरी पे जा रहे हैं। तो ये वेब डायरेक्टरी है हमारी, जहां पे वेब पेजेस हम लोग सेव करते हैं। wget www.yahoo.com, मैं yahoo.com का फ्रंट पेज डाउनलोड कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ wget। मैं मैनुअली फाइल नहीं बनाना चाहता यहाँ पर, तो मैं yahoo.com का वेब पेज डाउनलोड कर रहा हूं। And the last command, service httpd start। अभी विंडोज तो है नहीं जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, इसलिए हमें मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा लिनक्स में। एंड डन। अब आप इस पब्लिक आईपी को अपने ब्राउजर पे लिख के देखिए, ये पब्लिक आईपी जो हमने कॉपी किया था, जस्ट पेस्ट इट टू योर ब्राउजर, जस्ट पुट इट टू योर ब्राउजर, एंड याहू सिंगापुर का पेज आएगा, बिकॉज सिंगापुर पे हमने लॉगिन किया हुआ है पे उस वहां पर।
तो इट विल गिव मी याहू सिंगापुर पेज। आप सभी लोग ट्राई करके देख लीजिए प्लीज इस आईपी को। अगर हम मुंबई पे कर रहे होते तो ये इंडिया का पेज दिखाता हमें। आप देखना लिख के आ रहे हो याहू सिंगापुर न्यूज फाइनेंस। मुंबई पे क्या होता है तो याहू इंडिया मुंबई का आता। इसलिए सिंगापुर जिस भी लोकेशन से आप करेंगे, यूएस पे करते तो यूएस का पेज होता। सेम यही फेसबुक के साथ भी होता है। मुंबई पे करते हैं तो वहां पर महाराष्ट्र का पेज खुल के, मतलब मराठी लैंग्वेज का पेज खुल के आता है। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, इट वाज वर्किंग फाइन। So this is how we can put our page somewhere for the world wide web. हम वर्ल्ड वाइड वेब पे इस तरीके से अपना पेज लॉन्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिनक्स इंस्टेंस। एक लाइनक्स बेस्ड इंस्टेंस से हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं पेज। तो काफी सिंपल सा फंडा है। अब आपको पीएचपी बेस्ड करना है तो आप पीएचपी इंस्टॉल करिए, मूडल इंस्टॉल करिए, सब कुछ करिए और अपना कर लीजिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन। आपका खुद का वो होगा, आपके एडमिन लॉगिन होगा, आप उसे कर सकते हैं इन्फॉर्म वहां पर। अब एक विंडोज बेस्ड इंस्टेंस लॉन्च करके देखते हैं उसमें क्या होता है। वेल क्लोज दिस, इसे कर देते हैं टर्मिनेट, छोड़ना नहीं है हमें, अदरवाइज अगेन इट्स गोइंग टू कॉस्ट। तो एक्शंस पे जाकर के इंस्टेंट स्टेट होता है, या यहाँ पर भी आ रहा है इंस्टेंट स्टेट, और यहाँ पे टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब पूरी तरीके से इसको रिमूव, हटा देना है। टर्मिनेट एंड इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। थोड़ी देर में पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स लॉन्च अनदर इंस्टेंस ऑफ विंडोज। Again, I'll say free tier, and here we have at the bottom Windows servers. Windows, Microsoft Windows Server 2019 base with container, core base. So I'll select the base. बाकी यहाँ पे सब कुछ वही है, माइक्रो ही लेना है हमें बिकॉज दैट्स अ फ्री टियर अवेलेबिलिटी। इसके अलावा कोई फ्री टियर है नहीं। नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस एज इट इज रहने देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिस्क बाय डिफॉल्ट 30 GB से कम नहीं लेगा। अगर आप देना चाहें कि 20 GB देते तो नहीं लेगा, मिनिमम इसको 30 GB चाहिए ही होती है। ऐड टैग्स, टैग ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप देखिए वहां पे SSH इनेबल्ड हो रहा था बिकॉज वो लिनक्स था, और लिनक्स को हम कनेक्ट करते हैं SSH के थ्रू। और यहाँ पे RDP इनेबल हो रहा है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। RDP स्टैंड्स फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो विंडोज को रिमोट डेस्कटॉप आपको प्रोवाइड करेगा। और ये पोर्ट नंबर 3389 पे काम कर रहा है। एड रूल HTTP अगेन, ये नहीं करते हैं इस बार, यहां से अंदर से करेंगे। I'll close this. Next, review and launch. I can use the same key pair जो हमने पहले यूज किया था। की पेयर हर बार नया बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक की पेयर बना के उसको अपने 100 सिस्टम के साथ यूज कर सकते हैं, 100 इंस्टेंस के साथ यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट उसको सिक्योर रखना है, अगर वो चला गया तो आप किसी भी इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फॉर कॉन्फ़िगरेशन, I'll acknowledgement and launch instance. Practical of these steps I'll also provide, that's not an issue. जो भी मैंने अभी तक किया हुआ है I'll provide the practical of that also. मेरे पास practical भी पड़ा हुआ है PDF फॉर्मेट में, मैं प्रैक्टिकल भी अपलोड कर दूंगा। वो तुरंत नहीं हो पाएगा, वो घर जाके पाएगा, मेरी हार्ड डिस्क में पड़ा होगा। तो आई जस्ट वहां से निकाल के जो भी प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ पूरे स्टेप वाइज PDF मैंने बना रखे हैं। यू विल गेट दैट, राइट। PPT मैं अभी अपलोड कर दूंगा जस्ट सेशन के बाद। प्लीज आप बस आप लोग को ये मेक श्योर करना है कि आपके सबके अकाउंट्स वहां पर हो, जो मैंने बताया था 3.7.89.203।
उस पे अकाउंट हो और वहां पे आप एक्सेस कर पा रहे हो उसे, वहीं पे आपको मिलेंगे सब। तो विंडोज को थोड़ा सा टाइम लगता है, विंडोज टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अप बिकॉज विंडोज है, हमेशा से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 3 से 4 मिनट लेगा। आई क्लिक ऑन दिस विंडोज और इंस्टेंट स्टेट पे जाते हैं, एक्शंस पे जाते हैं सॉरी, और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इन एक्शंस वी हैव ऑप्शन ऑफ कनेक्ट, so it says RDP client and here we have the remote desktop file. I can just click on it and save. तो बहुत सारी रिमोट डेस्कटॉप फाइल पड़ी है, हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सो दैट इजी रहे हमारे लिए। और गेट पासवर्ड आ रहा है, क्लिक करेंगे तो बोलेगा एटलीस्ट आपको 4 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा जिससे कि पासवर्ड ऑटो जनरेट हो। सो वी हैव टू वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं दोबारा से एक बार, जब तक ये हो रहा है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 3.7.89.203 ये है आपका स्मार्ट हैक्स करके एक सर्वर है। यहाँ पे आपके FDP का एक कंसेप्ट लिखा है। FDP FDP ऑन इमर्जिंग डिजिटल पर्सपेक्टिव्स, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको अपना यूजर एंड पासवर्ड फिल करना है, सॉरी अगर नहीं बनाया है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। क्रिएट योर अकाउंट एंड यू विल गेट अ मेल इन योर मेल बॉक्स। उस मेल बॉक्स पे, मेल पे क्लिक करिए, कंफर्म करिए, फिर यहाँ लॉग इन करिए। एक की पूछेगा आपसे, की क्या थी उसकी 07 की, बेसिकली आपकी 07012021 ये है की। आपसे एनरोलमेंट की डाल के एनरोल करेंगे और आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, अगेन चेक कि पासवर्ड अब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। स्टिल सेइंग टू वेट, 4 मिनट अभी नहीं हुए, अभी 1 ही मिनट हुआ है। कई बार जल्दी भी करता है, 4 मिनट्स मैक्सिमम है। किसके बाद में कुछ कमांड्स थी वो एक्चुअली, हाँ वो कमांड्स थी। अगर यहाँ पर हिस्ट्री काम कर जाए, या ऊपर मैं दिखा देता हूँ, वो कमांड्स आपको एक सीक्वेंस में ही नोट करनी पड़ेगी बिकॉज दैट इज, उसके लिए लिनक्स पढ़ना पड़ेगा। तो आप फिलहाल के लिए अभी सिर्फ कमांड्स नोट कर सकते हैं सीक्वेंस में। पहली कमांड ये थी जो हमने लिखा, then after that second command was this, third is this, ये पीपीटी में नहीं है मगर वो जो मैं डॉक्यूमेंट दूंगा उसमें मिल जाएगा आपको, ये उसमें है। No, that yahoo.com is not going to help you with the Moodle things. Yeah, instead of that, you can just install that Moodle. You will get a website there of Moodle. You have to download from wget. You can download that Moodle software here, and there are the steps which are written. You have to just go through all those steps, and you will go to configure the Moodle in your system. And now that IP you can share with your students, with your colleagues, and they are going to what they want to do there. Yes, they are going to access the website एंड आपके लिए बेसिकली वो एडमिन प्रिविलेज होगा, उनके लिए स्टूडेंट प्रिविलेज। जैसे अभी आप लोग जब साइट पे जाते हैं तो सिर्फ आपको डाउनलोड करने का मिलता है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं उसमें अपलोड भी करता हूँ, मैं उसमें ये भी देख सकता हूँ कितने लोगों ने अपलोड किया है, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, एनीथिंग आई कैन सी। तो वो सारे ऑप्शंस मुझे मिलते हैं एज एडमिन। तो ये सारे स्टेप्स वैसे उसमें लिखे हुए हैं, मैं अभी देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कहीं पड़ी होती है तो मैं दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली मैं दूंगा। सो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं इसे, वी माइट गेट नाउ पासवर्ड। Still not there.
So I'm just waiting for this password to arrive so that I can show you. Because जब हम वहां पर पासवर्ड देने के लिए जाएंगे, जब उस पर क्लिक करेंगे हम, जब इस पर हम क्लिक करेंगे एंड कनेक्ट, sir, you don't have to download the Moodle desktop. You just have to directly work on the IP which I have told you. That's what you have to work on. Because Moodle desktop is there when you have your own websites implemented. उस पे आप काम कर सकते हो उस पे. काफी टाइम ले रहा है बिकॉज अभी ये रनिंग पे तो आ गया है बट स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर द वर्किंग. इट्स स्टिल इन द इनिशियलाइजिंग स्टेट. विंडोज से थोड़ा सा टाइम लेता है. इन द मीनवाइल आई एम जस्ट ओपनिंग Azure और देखते हैं Azure का इंटरफेस कैसा है. portal.azure.com. सिंस मुझे रजिस्टर नहीं करना पड़ा इसमें और ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे दिया हुआ है. सिंस आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर तो उनको ऑलरेडी Azure के कुछ क्रेडेंशियल्स मिलते हैं. सो यहाँ पे हम अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता. The URL is portal.azure.com. So here we have this Azure portal. This is my Azure portal. और यहाँ पर भी हम वो सारे वर्क कर सकते हैं जो अभी तक हम लोगों ने Azure AWS पे किया हुआ है. नेमिंग चेंज है. वहां पे इंस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पे वर्चुअल मशीन बोलते हैं. There we say instance and here we say it virtual machines. So आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा है इट्स वर्चुअल मशीन्स. और थोड़े से सिनेरियोज भी काफी चेंज है. लाइक वहां पर अगर हमने एक मशीन बनाया है तो हमें वो मशीन डिलीट करनी पड़ेगी. हमने एक लोड बैलेंसर बनाया है, वी हैव टू डिलीट दैट लोड बैलेंसर. जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं हमें मैनुअली उस जगह पे जाके वो डिलीट करना पड़ता है. Azure में एक फायदा क्या है, एवरीथिंग एट अ सेंट्रल प्लेस. एक रिसोर्स ग्रुप बनता है, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर सब कुछ आ जाएगा. आप उस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करिए एंड एवरीथिंग विल बी डिलीटेड. मींस यू डोंट हैव टू मैनुअली गो टू एवरी प्लेस एंड डिलीट दैट. जस्ट डिलीट रिसोर्स ग्रुप एंड इट विल बी डिलीटेड. सब कुछ डिलीट हो जाएगा अपने आप. सब कुछ देखिए, they have given me around 6,700 something credits and that is always there. तो इतने क्रेडिट्स हमेशा ये रखते हैं, मंथ में वो भी होते रहते हैं रिवाइज. सो लेट्स टॉक अबाउट, ये तो अभी नहीं हो रहा है, काफी टाइम ले रहा है. इतनी देर में तो हम यहाँ बना लेंगे विंडोज की मशीन. विंडोज, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की Azure और AWS. AWS में अगर विंडोज का इंस्टेंस बना रहे हैं इट्स टू मच कॉस्टली, हमें बहुत बड़ी कॉस्टिंग पड़ सकती है. Whereas Azure में इंस्टेंस बनाने पे विंडोज का कॉस्टिंग कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है?
बिकॉज एज्योर जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली किसका है, इसकी कुछ चेक से दिक्कत हो गई, वो माइक्रोसॉफ्ट का है और माइक्रोसॉफ्ट का हमारा विंडोज है, तो लाइसेंसिंग जो कॉस्टिंग है वो काफी कम होती है। बस सिर्फ एक ये बहुत बड़ा फायदा है एज्योर पे काम करने का। एज्योर पे काम करने का एक और बड़ा फायदा है, वो है कि हमें यहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज, पहली चीज तो मैंने आपको बताया था, रिसोर्स ग्रुप बनता है, उसके अंदर सारे रिसोर्स आते हैं, हम पूरा काम कमांड लाइन कर सकते हैं। We have all the APIs, everything we can install in our system and we can work on it. All the things can be done on the command line itself, right? Plus costing की जो बात है वो भी है। तो आते हैं सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की क्रिएट करके दिखाता हूँ, दोनों ही क्रिएट करेंगे यहाँ पर भी। फर्स्ट आई विल गो टू रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस है, और लोकेशन यहाँ सेलेक्ट नहीं करते हैं, जब क्रिएट करते हैं उस टाइम पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई नहीं कि आप इसी लोकेशन पे काम करें तो सब कुछ इसी पे रहेगा। रिसोर्स ग्रुप किसी भी रीजन में हो सकता है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज बनेंगे वो किसी अदर रीजन में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक रीजन में अगर रिसोर्स ग्रुप है तो उसी रीजन के रिसोर्सेज आएंगे उसमें, कहीं के भी कोई भी रिसोर्सेज वहां पर हो सकता है। तो फर्स्ट आई विल ऐड अ रिसोर्स ग्रुप, आई क्लिक ऑन ऐड। तो जो भी आपका सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है वो होगा, तो मेरा MSDN प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन है। रिसोर्स ग्रुप देना है आपको, तो आप गिवन अ रिसोर्स ग्रुप एज CSGMU। कहाँ रखना है आपको, तो ये है लोकेशन, किन लोकेशन पे आपको रखना है। लेट इट बी ऑन US ईस्ट, US ईस्ट, ईस्ट US में ही रखते हैं, मैं इसकी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा। लेट इट बी ऑन US ईस्ट। एड टैक्स, कोई नाम वगैरह देना है। रिव्यू एंड क्रिएट, वैलिडेशन पास हो गया है, एंड नाउ लेट्स क्रिएट। So created resource group CSGMU and subscription MSDN. Now I'll go to, here we have a Docker portal menu. We have a portal menu here. And यहाँ पर जो हमारे मेन चीजें हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं उनको स्टार करके रख लेते हैं। So we'll prefer to have a virtual machine here. I'll click on virtual machine. And here we have option of add a virtual machine. तो क्लिक कर दिया, let it come. इसकी ऐप भी आती है, आप अपने सिस्टम पे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी सीधे सीधे ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, सीधे सीधे मोबाइल ऐप से रन कर सकते हैं। सो वी हैव हियर MSDN सब्सक्रिप्शन, लेट इट बी। रिसोर्स ग्रुप कौन सा यूज करना है आपको, यू हैव टू डिसाइड दैट रिसोर्स ग्रुप। सो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, पहले से हमने CSGMU का रखा है उसे कर देता है, और मैंने वर्चुअल मशीन नेम दे दिया CSGMU CS। तो मैंने वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो लेती है वो सिर्फ यही लेती है। अगर आप यहाँ पर कोई और देने की कोशिश करेंगे, देखिए सिर्फ लेने कौन कौन से कंटेंट कर सकते हैं, हाइफन या फिर डॉट। रीजन कोई भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मशीन अगर US ईस्ट में तो हम ये भी US ईस्ट में रखेंगे, मतलब सॉरी रिसोर्स ग्रुप हमारा US ईस्ट में तो हम यहाँ पर भी US ईस्ट रखेंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कोई। यू कैन हैव इट एट एनी लोकेशन, दैट लोकेशन नियर बाय यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली, क्योंकि तभी आपके जो उसकी एक्सेसिंग रेट है वो काफी फास्ट होगा। No, that doesn't matter. Capabilities are same because they are the data centers. Exactly. Where you are nearby, that you have to select. So since in my case, it's Asia. So we have Middle India, Asia Pacific. Let it be right now default US East. We have availability zones, like कई बार availability zone का डेटा हम लोग इसीलिए रखते हैं कि अगर मशीन करप्ट हो जाती है तो रिकवर कैसे करना है। तो आप एक अवेलेबिलिटी जोन रखना चाहते हैं, 2 में रखना चाहते हैं, किस में रखना चाहते हैं, लेट इट बी डिफॉल्ट।
सर्वर कौन सा इंस्टॉल करेंगे? तो कुछ बाय डिफॉल्ट दिए हैं, Ubuntu, Red Hat 8.2, SUSE, CentOS, Debian and Windows Data Center. So basically I select Windows 2019 Data Center Gen 1. एक चीज आपको याद रखनी, एक चीज और, एक बहुत बड़ा फायदा है हमारा Azure यूज करने का ओवर AWS. वैसे तो AWS मैं खुद प्रेफर करता हूँ, बट यहाँ पर जो मशीन आपको मिलेगी वो एग्जैक्ट सेम मिलेगी जैसे हमें ISO इमेज में मिलती है, नहीं जैसे हम डाउनलोड करते हैं वहां से, जैसे हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं. बट AWS में मशीन्स कस्टमाइज हैं, उन्होंने पहले से ही कस्टमाइज कर रखा है. कुछ कमांड्स आपको मिलेंगी, कुछ कमांड्स नहीं मिलेंगी. यहाँ पर जो नहीं है वहां पर रियल में वो यहाँ पर भी नहीं है. राइट, सो कुछ इस तरीके का यहाँ पर फंडा आता है. तो क्या रेट पे आपको लेनी है मशीन, वो भी आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं. सो वी हैव डिफरेंट साइजेस, सी ऑल साइजेस. तो ये देखिए जो मशीन आप लेंगे उसकी कॉस्ट देगा यहाँ पर आपको. अब सिंस हमने इंडिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रखा है तो रुपये में कॉस्ट आ रही है. आई कैन जस्ट शॉर्ट. तो 501 रुपए महीने से स्टार्ट है. और ये पूरा नहीं लगेगा, कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना लिया तो 501 रुपए में पे करना ही करना. जितने आर आप यूज करेंगे उतने आर के पैसे लेंगे. अगर आपने अभी इंस्टॉल किया, 5 मिनट डिलीट कर देंगे आप, तो 1 घंटे का जो भी कॉस्टिंग होगी सिर्फ वो लेगा. मतलब 5 मिनट्स तो काउंट नहीं करेगा, इट विल काउंट 1 आवर, और वो जो भी कॉस्टिंग होगी वो लेगा. तो बेसिकली मैं करता हूँ सेकेंड वन, BS1, जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 9,998 रुपीज, अराउंड 1,000 रुपीज के आसपास. आई सेलेक्ट दिस. एक यूजर नेम देना है आपको, यहाँ पर विंडोज है तो यूजर नेम देना पड़ेगा, मैंने दिया राहुल. पासवर्ड देना पड़ेगा, मैंने कोई भी एक पासवर्ड दे दिया. दैट शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, सॉरी 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग. पब्लिक इनबाउंड रूल्स, अभी हम लोग वहां पे नेटवर्क देख रहे थे, वहां पे हमने 80 पोर्ट अलाउ किया था. वैसे यहाँ पर ये इनबाउंड रूल कौन सा अलाउ कर रहा है? RDP. हमें साथ में HTTP भी करना है, दोनों सेलेक्ट कर लिए. अब बोल रहे हैं अगर आपके पास खुद का लाइसेंस है विंडोज का, आप यहाँ पे दे दीजिए 49% आपकी सेविंग हो जाएगी. मेरे पास है बहुत सारे लाइसेंस, बट मुझे तो सिर्फ नॉर्मल टाइम के लिए करना है, सो लेट इट बी. नेक्स्ट, ऐड डिस्क. SSD यूज कर रहे हैं, सारे डिफॉल्ट आ रहा है. लेट इट बी डिफॉल्ट. मैनेजमेंट, let it be default everything. I'll just click on review and create. ₹1.36 या 37 पैसा बोल सकते हैं, 1 घंटे का पड़ेगा इसका. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, इसका टर्मिनेट कर देंगे, तो ₹1.37 इज गोइंग टू कट डाउन फ्रॉम दैट 6,000 समथिंग जो पैसा पड़ा हुआ है, उससे इतना कट जाएगा. क्रिएट. So it's deploying this in our resource group. Now अब हम इसको रिसोर्स ग्रुप को डिप्लॉय होने देते हैं, तब तक चलते हैं रिसोर्स ग्रुप में, देखते हैं जरा क्या क्या आ रहा है उसके अंदर. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, वहां पर इंक्रीज होती जाएंगी इन्फो. तो अभी देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, नथिंग इज देयर. बट अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में एक एक चीज यहाँ पे ऐड होती जाएगी, बिकॉज हमने इसी के अंदर रखा है ना अपनी वर्चुअल मशीन. ये देखिए, CSGME डिपार्टमेंट, IP एड्रेस वगैरह आ गया. CSGMU, CS डिपार्टमेंट, वर्चुअल मशीन, पब्लिक IP, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क इंटरफेस, वर्चुअल नेटवर्क, ये सब एक एक करके क्रिएट हो रहा है. देखिए डिस्क भी आ गई. तो अब हमें वर्चुअल मशीन डिलीट करनी होगी, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया सबको, वर्चुअल मशीन डिलीट हो गई. जस्ट वेटिंग फॉर दिस डिप्लॉयमेंट टू कंप्लीट. खुद ही यहाँ बता देगा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया.
अभी तो ये सिंगल करना क्या Deployment is still going on, so we just need to wait for some time. Now it has been successfully deployed. Let's move on to the resource. So go to resources. Here we have the CSGMU CS department machine. Here we have the public IP address which I want. So मैं थोड़ा सा इसको zoom कर देता हूँ पेज को. पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है. ये देखिए पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहा है. ये पब्लिक आईपी एड्रेस एक्चुअली हमें चाहिए होगा कनेक्ट करने के लिए. यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन भी आता है. यू कैन क्लिक ऑन दिस RDP. It says you to connect, download the RDP file, but I do not require to do that. हम अपने विंडोज से भी कर सकते हैं. I'll type MSTSC. MSTSC. This is a shortcut to open Microsoft Remote Desktop Manager. और यहाँ पे हमें पुट करना है वो आईपी एड्रेस. यूजर नेम आप यहीं पे दे सकते हैं. तो मैंने राहुल यूजर नेम दिया था. आई कैन क्लिक ऑन कनेक्ट. आप चाहे तो अपने लोकल रिसोर्सेज को अपनी उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं वहां पर. ऑन दिस कंप्यूटर, ऑन रिमोट कंप्यूटर ये कर सकते हैं. आप यहाँ से ड्राइव वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं. अपनी सी ड्राइव डी ड्राइव वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं रिमोटली. इससे डेटा कॉपी करने में इजी रहे. आई क्लिक ऑन कनेक्ट. It's asking for the password, so I have set a 12-character password there. Yes. And here we have the system of that cloud. ये वहां का सिस्टम हमारे सामने आ गया. अब यहाँ पर भी एक वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे आगे. और एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे लिनक्स का, and that will be the final demonstration for the class for this session. तो ये आ गया आपका विंडोज और ये रिमोट विंडोज है. इट्स नॉट आवर विंडोज. अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिख के आएगी साइड में. तो सर्वर मैनेजर ओपन हो जाना था. तो इसी के बेसिस पे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पर HTTP सर्वर का. I'll click on this add roles and features. तो कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है. लेट इट कलेक्ट द डेटा फर्स्ट. So I'll click on this add roles and features. Before you begin, let's do next. Role based installation, do next. Next, सिंपल 3 बार नेक्स्ट किया है हमने. और यहाँ पे हमें वेब सर्वर IIS सेलेक्ट करना है, विच इज आवर वेब सर्वर पैकेज. तो वेब सर्वर IIS का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड इंस्टॉल.
अगर आपको ASP.NET वगैरह कुछ करना है तो जो इसके पहले नेक्स्ट आया था वहां पे इंफॉर्मेशन आ रही थी, वहां से ASP.NET ले लीजिए अगर किसी को करना है ASP.NEट में। अदरवाइज नॉर्मल HTML पेजेस कुड बी कॉल्ड डायरेक्टली। अभी इंस्टॉल हो जाएगा ऊपर, इंस्टॉलेशन स्टार्टेड, फिर क्लोज करते हैं। कंप्लीट हो गया, क्लोज कर देते हैं। नाउ आई जस्ट क्लोज दिस। यहां पर एक सिंपल सा हम चलते हैं। अब ये टाइम यूएस के अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा है। विल जस्ट गो टू C ड्राइव, विंडोज, नॉट विंडोज सॉरी, initpub www root, ये होता है पाथ जहां पे भी डिफॉल्ट वेबसाइट है। आई रिमूव दिस डिफॉल्ट वेबसाइट और यहां पर एक क्रिएट कर लेते हैं index.html। राइट क्लिक, डॉक्यूमेंट, index.html, व्यू पे जाकर के इसका एक्सटेंशन हटा देता है। I'll rename it as only index.html। उससे पहले इसमें लिख लेते हैं कुछ, वेलकम टू दी FTP on emerging digital perspectives by ICT IITK। I'll save this and I'll just rename this to .html. I'll remove this txt. Done. Now you just need to use this just a moment. I'll just close this and I just need to use the public IP address here to get that page। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस आईपी को अपने मोबाइल पे या कहीं पर भी, आपको मिलेगा 20.51.224.49, ये है आईपी। अपने मोबाइल या सिस्टम पे आप लिखेंगे तो आपको यही पेज मिलेगा वहां पर। So this is how we can work on this particular web server of Windows in Azure। आई होप सभी का पेज ओपन हो गया होगा जिन्होंने भी ट्राई किया। आप डिलीट करने के लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। I'll just go to resource group and I'll just click on CSGMU or just click open the CSGMU. I'll select all and here we have delete resource groups। So just need to write CSGMU
and delete. That's the name of my resource group. So everything there will be deleted. We don't have to do it manually. You can see starting deleting the resource group CSGM. Right? डिलीट हो जाए, फिर एक नया विंडोज बेस भी यहाँ पे लिनक्स बेस भी यहाँ पे देख लेते हैं। और इस बार लिनक्स पे हमें कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटी सी इंस्टॉल करेंगे और एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना करके यहाँ पे डाल देंगे। जो कुछ करना है वो खुद करेगा, हमें कुछ नहीं करना। जो अभी प्रॉब्लम क्या होती है, कमांड्स कैसे याद रखें, तो हम एक स्क्रिप्ट बना देते हैं ना कमांड की, और उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर देते हैं, वो खुद कर लेगा सब कुछ जो करना है, हमें मैनुअली नहीं करना है कुछ भी। So let's create a resource group again. I'll say CSGMU Linux. No, it's saying that it is still there. अभी पूरा delete नहीं हुआ ना, it's still going on process. Let's review and create. I can use the same resource group which was previous, because मैं delete कर दिया इसलिए मैं use नहीं कर पा रहा। मैं चाहता तो वही use कर लेता इसके लिए भी। Now I'll just go to my virtual machines again. And यहाँ पर add I'll select Linux, CSGMU Linux. Let it be default everything. I'll just select Red Hat again. And the size, it's loading the price. Let it load the price. It's 998. Let it be. Now there are two ways. अब ये दो तरीके बता रहा है। आप SSH पब्लिक की के साथ करना चाहते हैं पासवर्ड? विंडोज में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था पासवर्ड। मैं पासवर्ड ही ले लेता हूँ। I do not want. So I'll say again, it's a username is Rahul and password is इस 22 पोर्ट है, HTTP है, and let's add review and create. And let's create now. So now it's initializing. Let it be finish. दोनों ही काम हो रहे हैं, deleting भी हो रहा है और ये submit भी कर रहा है deployment. So we need to wait till it's done. जैसे ही डिप्लॉयमेंट हो जाता है, अब इस बार हम इस उतनी देर में एक काम कर लेते हैं। I'll just go to notepad और यहाँ पर लिख लेता है। सबसे पहले हमें करना है sudo su hyphen, फिर करना है yum install httpd wget hyphen y। वैसे wget बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया। Then cd/var www html, then हमें करना है wget www.yahoo.com, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। And then service httpd start chk config httpd on। इतना करना है हमें। sudo su space hyphen लिखा तो ये हमारा स्विच कर गया एडमिन पे, फिर हमने yum इंस्टॉल किया, var html में गए, wget किया, सर्विस स्टार्ट की, परमानेंट सर्विस स्टार्ट की। Now I'll save this
तो अगर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसे। I'll save this at desktop only. I'll say here it's script all files .sh। इसको हम .sh फाइल के एक्सटेंशन से सेव करेंगे, script.sh कर दिया एंड क्लोज। सो ये कंप्लीट हो चुका है डिप्लॉयमेंट। लेट्स गो ऑन द डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अभी अगर हम इस पर्टिकुलर इसको कॉपी करते हैं, I'll paste it, I'll get nothing because कुछ है ही नहीं वहां पे, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। एक चीज और यहाँ पर आती है, वो है एक्सटेंशंस। I'll go to extensions, add, लास्ट में कस्टम स्क्रिप्ट फॉर लिनक्स ये आ रहा है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ जिससे कहीं पर भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम अपने इस वर्चुअल मशीन्स पे आ गए जहां पे डिप्लॉय किया हुआ था। तो ओपन इन मोबाइल का भी ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल में अपने ऐप में भी ओपन कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने। यहीं पे थोड़ा नीचे ड्रैग करके आएंगे तो वी हैव एक्सटेंशंस। I'll click on this, I'll click on add and I'll go to custom script for Linux, create, select a file and command is this. So I'll just browse. स्टोरेज अकाउंट ऐड करना पड़ेगा बिकॉज कोई है नहीं हमारे पास। हमने कहा लिनक्स शेल। तो भी क्रिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर लिनक्स शेल स्क्रिप्ट उसको। Now I'll click on this, और अब यहां पर करेंगे हम अपलोड। Select a file which is a desktop script.sh, upload, and that's done. Select. So script.sh नाम चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी नाम चेंज हो जाता है। ओके, और ये इसको डिप्लॉय कर रहा है। तो हमने सबमिट जो हमने स्क्रिप्ट दी है, now it's going to be deployed directly to that particular Linux machine. सब कमांड्स बैकग्राउंड में रन होंगी। So deployment is in progress. Just need to wait. इस पेज को बेसिकली हमें रिफ्रेश करना है जब ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है।
तो ये आ चुके हैं यहाँ पर, एक बार नेटवर्क पे जाकर चेक कर लेते हैं पोर्ट अलाउड है 80 या नहीं। So SSH is allowed, 80 is allowed. Okay. ये तो कनेक्ट करना पड़ा, तो हम एक बार कनेक्ट करके देख लेंगे कि क्या है वहां पर। एक बार कनेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं। कई बार फायरवॉल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है इसकी। तो अगर हम cd sudo su हाइफन करें तो हम पहुंच गए cd/var www html में जाके चेक करें तो देखिए हमारा index.html तक बन चुका है। सर्विस भी स्टार्ट होगी। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ऐड कर रहा है, इसकी फायरवॉल प्रॉब्लम कर रही होगी। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे IP tables -f फ्लश करना पड़ेगा सर्विस फायरवॉल d स्टॉप। तो बस प्रॉब्लम यहीं पे आ रही थी। Now if I'll refresh, we'll get the Yahoo page. Because I actually forgot to add this line. वरना ये हम स्क्रिप्ट में लिख देते हैं, ये स्क्रिप्ट में यही चीज एग्जीक्यूट हो जाती। बिकॉज ये हम AWS की तरह देखे थे, AWS से बाय डिफॉल्ट फायरवॉल ऑन नहीं होती, तो हमें लगा यहाँ पर भी, मुझे मतलब ऐसा हमने याद नहीं रखा कि यहाँ पर भी ऑन नहीं होगी। Now we are having this. तो ये ऑटोमेट था when we are having a link Excel, और वहां से हमने किया। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं Azure का भी आपको दिखा देता हूँ। So I'm just unsharing my screen for a moment. Azure का मतलब theory based, because I have to check where I am having that Azure PPT. Just give me a second. So a little bit of demonstration of, not the demonstration I'll say, little bit of theory of Azure, because demonstration हमने already देख लिया, बस सिर्फ 5 मिनट maximum, so that at least we should know about Azure also, क्योंकि हमने directly demonstration तो देख लिया, we haven't got the कि है क्या Azure. So this is already we have seen. We'll directly move to the Azure. So Azure versus AWS. ये पीपीटी आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ वो पीपीटी मिलेगी जो मैंने पहले दिखाई थी। इट इज जस्ट फॉर जस्ट अ नॉलेज बेस आई एम यूजिंग दिस। जस्ट अ मोमेंट। सो Azure versus AWS, क्या डिफरेंस है इसमें? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज माइक्रोसॉफ्ट Azure ओवर Amazon वेब सर्विसेज एज अ मोस्ट ट्रस्टेड क्लाउड फॉर एंटरप्राइज एंड हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लास्ट पॉइंट जो लिखा है उस पर, वैसे AWS इज एट द टॉप,
सेकेंड नंबर एज्योर का आता है। तो फॉर एंटरप्राइज एंड हाइब्रिड, जहां पे एक्चुअली उन्हें अपने एंटरप्राइज को भी देखना होता है, दे हैव टू थिंक ऑफ द ऑफिस 365 दे हैव टेकन, दे हैव टू थिंक ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज वो चला रहे हैं कुछ, तो ऐसा कुछ सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट चला रहे हैं, तो उस केस में दे प्रेफर टू यूज AWS बिकॉज वो इजिली कनेक्ट हो सकता है, बट ये इजिली कनेक्ट नहीं होता हमारा AWS। और 5 टाइम्स लेस पे करना पड़ता है आपको Azure AWS से। AWS is 5 times more expensive than Azure for Microsoft Server and SQL Server because they belongs to Microsoft, और ये Azure Microsoft का ही है। यूजर को क्या करना है, यूजर को तो कम पैसे से मतलब है और वो ये दे रहा है। गेट मोर वैल्यू फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट, आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस परचेज कर रखा है, एक्टिव डायरेक्टरी बना रखी है, 365 ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप Azure पे ही जाएंगे बिकॉज उससे आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाती है, यू कैन कनेक्ट विद देम, सो एक्सटेंड योर ऑर्गेनाइजेशनल existing network, existing knowledge and a consistent experience across your on-premises and cloud technologies through full integration with Office 365 and Active Directories. So top 95% of Fortune 500 companies Azure का यूज करते हैं। So ये सब कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए कौन कौन सी कंपनीज हैं which use Azure. So प्रोडक्टिव है, हाइब्रिड है, कनेक्ट कर सकता है ऑन प्रेमिसेस से भी आराम से, बल्कि AWS में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसके लिए, पूरा नेटिंग बनानी पड़ती है, इंटेलिजेंट है, बहुत सारी पावरफुल एप्स वगैरह हैं, एंड ट्रस्टेड है। सो 58 रीजंस है इसके वर्ल्ड वाइड, वेयर एज वहां पर सिर्फ अराउंड 20 के आसपास थे। सो रीजंस के अकॉर्डिंग ग्लोबली सबसे बड़ी क्लाउड प्रोवाइडर है। Azure has more global reasons than any other cloud provider, offering the scale needed to bring application closer to users around the world. जितने नियर बाई लोकेशन होगी उतने अच्छे से हम काम कर पाएंगे। So 58 regions worldwide and available in 140 plus countries and up to 1.6 petabyte of bandwidth in the region. Regions के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होते हैं। तो 42 regions around the world with plans announced, 12 additional regions already ये plan कर चुके हैं। So एक छोटा सा ये मैप है कि कहां पर है। इंडिया में 3 सर्वर्स इनके, 3 डेटा सेंटर्स हैं, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया। रीजन्स अगर हम बात करें, सॉरी नॉट डेटा सेंटर्स, रीजन, और उन रीजन्स में भी डेटा सेंटर्स होंगे। सो बहुत बड़े रेशियो में बेसिकली ये काम करते हैं। ये पोर्टल जो हमने आपको दिखाया, portal.azure.com is one of the way to work on it. So you can just use portal.azure.com. और यहाँ पे आपको जब क्रिएट करना होता है अकाउंट, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। यू मस्ट हैव अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं चलता है यहाँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, बिकॉज अभी भी हम बात करें तो बहुत सारे यूजर्स के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, राइट? तो क्रेडिट कार्ड के बिना हम यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कर सकते Azure पे। यही ड्रॉबैक एक सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी ट्रेनिंग्स भी कम होती है, बिकॉज स्टूडेंट्स के पास कहाँ से मिलेगा, क्रेडिट कार्ड तो होगा नहीं, तो प्रॉब्लम वहां पे जनरेट होती है। शेल पे भी हम काम कर सकते हैं, इसमें बड़ा अच्छा शेल का एक ऑप्शन मिलता है, पूरी कमांड लाइन हो सकती है। आप बैश शेल पे काम करना चाहते हैं, मतलब लिनक्स पे काम करना चाहते हैं शेल पे, आप लिनक्स शेल पे काम कर सकते हैं। आप विंडोज की पावर शेल पे काम करना चाहते हैं, यू कैन वर्क ऑन पावर शेल। सारी इंटीग्रिटी ऑलरेडी अवेलेबल, एवरीथिंग कैन बी डन ऑन शेल। इस आपको कोई भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ शेल पे। और इसका सर्टिफिकेशन होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाई करती है, AWS का Amazon सर्टिफाई करती है। इसका AZ900 आता है जो बेसिक सर्टिफिकेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट का। इस टाइप के सर्टिफिकेशंस इसके भी अवेलेबल हैं। क्लाउड शेल इज बेसिकली देयर व्हिच इज ऑलवेज, और ये आपकी ब्राउजर बेस्ड भी होती है, ऐसा नहीं कि आपको अपने सिस्टम में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आपको अगर क्लाउड शेल यूज करनी है लिनक्स की, तो आपको लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
डायरेक्टली ब्राउजर पे क्लिक करिए शेल के आइकन पे और वहीं से यूज कर सकते हैं आप बैश शेल, राइट। बाकी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में ये चीज देखी करके रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड वी हैव वर्कड ऑन वर्चुअल मशीन्स। सो वर्चुअल मशीन की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट विद द नेटवर्क, नेम ऑफ वर्चुअल मशीन, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द वर्चुअल मशीन, साइज, प्राइसिंग मॉडल मैंने दिखाया आपको, स्टोरेज टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज कर सकते हैं कौन सा आपको चाहिए, तो इसके बेसिस पे करना होता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग व्हिच आई हैव टू डिलीवर। आई होप दैट यू हैव गॉट सम आइडिया एटलीस्ट अबाउट कि कैसे क्लाउड पे हम काम कर सकते हैं। आप खुद की मशीन भी बनाना चाहें तो आप क्रिएट करके आराम से अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर ईयर्स। इसका डॉक्यूमेंटेशन की कैसे बनाना है AWS का, और जो पीपीटी मैंने पहले यूज की थी वो दोनों पीपीटीज आपको उसी पैनल पे मिल जाएंगी एंड यू विल गेट इट टिल नाइट। टू नाइट आज तक मिल जाएगी क्योंकि मेरी इसके बाद भी लगातार क्लासेस हैं, सो अराउंड नाइट तक आपको मिल पाएगी वो। So I'll upload it and you will get it there itself. So if any queries of yours, it's always welcome. Please ask if you have any query regarding this. Sorry, ma'am. Cloud shell is whatever we are creating. अभी virtual machine create कर रहे थे, इसकी command होती है. We can create VM create and we can create a virtual machine from a command line. हम command line से create कर सकते हैं. तो उसके लिए cloud shell. जब integrate करते हैं ना किसी application में, तो उस टाइम पे हमें shells के थ्रू कमांड से इंटीग्रेट करना होता है। हम डायरेक्टली मान लीजिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट बनी हुई है, मैं चाहता हूँ एक क्लाउड शेल क्रिएट हो जाए और वो वहां पे काम, मतलब क्लाउड पे मशीन क्रिएट हो जाए और सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाए, तो हम शेल पे काम करते हैं उसकी, हम डायरेक्टली ग्राफिकल नहीं काम करते। तो हमने एक स्क्रिप्ट बना रखी है, वी जस्ट डायरेक्टली सेंड इट टू, तो इसलिए क्लाउड शेल पे काम करते हैं कमांड लाइन बेस्ड। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं उसके। Many of our, for example, bioinformatic databases and bank, etc. They're using the cloud system to hold their data. Yes, ma'am. Enormous amounts of data which are being updated every day. So that's all happening using this. Yeah, that all is there in the cloud itself. They are just saving. They are taking the backups of them. They are saving the backups because we have petabytes of space. Means I cannot say what space we are having there. You can take the space whatever you want. Just you have to pay accordingly. We also have the archive option. हम archival करके रख लेते हैं डेटा को वहां पर। जो हमें आप मान लीजिए 2 साल पुराना डेटा है तो वो जरूरत तो है नहीं अभी, तो हमने archive करके रख रखा है उसको। तो काइंड ऑफ डेली बेसिस पे डेटा स्टोर कर सकते हैं और ये होता ही है। So thank you so much for attending today's session. I'll try, आपने जो मैसेज भेजा, I'll try कि मैं सर्टिफाइड हैकर वाली क्लास का भी एक स्टेप करके दे दूं। रेस्ट इसके स्टेप्स मैं दे दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। I'll just upload it till the night of everything which is related to this. So thank you so much. We have ended the session for today. We'll meet in the next class and we'll learn something new. Thank you, sir.